हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 लेकर आ गया हूं। मैंने पार्ट 3 तक वीडियो बना दी है, तो हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बचे खुचे सवालों को मैं कराऊंगा जो NCERT एक्टिविटी 9.1 का हिस्सा है। ठीक है, उसको करा देने के बाद हमारा पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि जो NCERT की हमारी सीरीज़ है। उसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर लाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, कोई भी बुक का किसी भी तरह का सवाल देखकर। ठीक है, जो आपको बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं वो आप समझ लोगे तो आप किसी भी तरह का चित्र बना सकते हैं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वरना आप लोग कहोगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हम वीडियो को शुरू करते। देखिए, आपको बोर्ड पर हमेशा की तरह एक सवाल दिखेगा, मैंने पिक्चर के तौर पर लगा दिया हुआ है। मैं यहाँ पर सवाल पढ़ूंगा। मैं चाहूँगा आप कि पहले आप सवाल को गौर से वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, क्योंकि आपको इससे दिक्कत होने वाली है। अगर मैं सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो सवाल मेरे सर के ऊपर भी दिख सकता है, तो आपको बाद में दिक्कत ना हो, इसलिए आप सवाल को अभी ही पॉज करके वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो चलिए पढ़ते सवाल। सवाल दिया है हमारा 12 नंबर सवाल। देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूं कि एक 7 मीटर का एक ऊंचा घर है। ठीक है, भवन है यानी कि बिल्डिंग है, और उसका जो शिखर है उससे केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब कि जो केबल टावर है उसके सामने में केबल टावर है, उसके अगर ऊपरी हिस्सा को देखेंगे तो मेरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो नीचे बॉटम का हिस्सा को देखेंगे तो 45 डिग्री बनेगा। तो देखिए, हम चित्र बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं चित्र बना देता हूँ। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा ये वैल्यू 45 डिग्री। तो ये भी 45 हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं हम सही बनाए हैं कि नहीं। देखिए, वो बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो यानी कि भवन का ऊंचाई भी 7 मीटर लिख लेते हैं। और कुछ छूट रहा है क्या? 7 मीटर ऊंचे भवन के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, मैं पॉइंट का नाम लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने किस तरीके से फिगर बनाया था। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर फिगर बना रखा है, आपको दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर नाम देखें। ठीक है, मुझे बार बार पॉइंट आउट ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ। वो जो AB है वो है क्या? भवन यानी कि बिल्डिंग है। उसके सामने एक केबल टावर है जो कि EC है। ठीक है, EC है। अब जो EC है ना, जब आप भवन के छत पे जाते हो यानी बिल्डिंग के छत पे जाते हो और ऊपर की ओर देखते हो, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनता है जब आप ऊपर की ओर देखते हो। तो ऊपर की ओर देखिए तो जो EAD है वो है हमारा 60 डिग्री का। और जब नीचे की ओर इसी पॉइंट से छत से ही देख रहे हो नीचे की ओर, उसके नीचे वाले हिस्से को यानी कि बॉटम को, ठीक है, तो वो जो हमारा बनता है अवनमन कोण 45 डिग्री, यानी इस एंगल के साथ ये वाला 45 डिग्री होता है, ये वाला। अच्छा, ये 45 डिग्री है तो ये 45 कैसे हो गया? ये 45 डिग्री, ये 45 इसलिए हुआ क्योंकि अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण मैं समझा देता हूँ आपको 2 मिनट में। अगर किसी भी जगह पे जेड की तरह आकृति है और ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल कहने का मतलब है अगर ये ऊपर वाली जो जेड की लाइन है नीचे वाली जेड की लाइन कभी आपस में ना मिले, एकदम सीधा चलते जाए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग समानांतर। तो देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल है आपस में ना, तो इसका अल्टरनेट एंगल मन एक ही लाइन से जो बनने वाला दो एंगल है उल्टे पुल्टे कोण पर, मतलब ये इस साइड के कोण पर, ये इस साइड के कोण पर, ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसे अल्टरनेट या एकांतर मतलब कोण भी कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, इतना कर लेने के बाद देखिए आगे मैं बनाता हूँ। हर बार की तरह हम आपको बताए हैं कि जो नहीं दिया हुआ उसको XY करके मान लीजिए। देखिए, यहाँ सवाल में क्या लिखा है कि टावर का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, यानी कि ये पूरा का पूरा ज्ञात करना है। तो हम क्या किए, देखिए ये तो 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 मीटर लिख सकते हैं। 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको बता दूं कि 7 मीटर इसको लिखने के लिए इसको इसलिए लिखें क्योंकि एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है ना। एक रेक्टेंगल का जो आमने सामने का साइड होता है वो तो हमेशा बराबर होता है। जैसे कि इस बोर्ड में ये वाला साइड बराबर है, ये साइड बराबर है। उसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ 7 मीटर है तो यहाँ से भी यहाँ 7 मीटर होगा। तो देखिए, टावर का ऊंचाई मानना है, ज्ञात करना है, तो सिर्फ जो ये हिस्सा बचा यानी कि ED,
जो सिर्फ ईडी का हिस्सा है उसी को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए ईडी तो एक्स मान लिए, अब मैं क्या करता हूँ ना कि इस हिस्से को बीसी को भी वाई मान लेता हूँ। इसका मानने का रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि क्यों मैंने माना है। तो चलिए, जब भी आपको दो ट्रायंगल दिखे राइट एंगल इस तरीके सवाल में, तो सबसे पहले छोटा एंगल से शुरू करिए। तो ट्रायंगल, छोटा एंगल कौन है, देखिए छोटा एंगल है ए ई डी, ठीक है। तो ए ई डी में, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला टेन थीटा का हर बार लगाता हूँ। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब, लंब देख लीजिए, देखिए 60 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब होगी, यानी ई डी यानी कि एक्स। और आधार क्या होगा, आधार देखिए ए डी, इसलिए मैंने उसे वाई माना था। अगर बी सी वाई है तो ए डी भी तो वाई होगा ना। अभी मैंने बताया ना रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जो बी सी का वैल्यू होगा वही ए डी का वैल्यू होगा। तो बी सी अगर वाई है तो ए डी भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे, तो 60 डिग्री रख देंगे, बराबर एक्स बटा वाई। टेन 60 डिग्री का वैल्यू सॉरी √3 हो गया, और एक्स बटा वाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स बराबर वाई √3 मीटर। देख लीजिए, आप गौर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से किया है। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रख लेता हूँ। देखिए मेरा हर बार रखने का रीज़न यही होता है ना, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह कम है, इसलिए मैं उसे उस जगह पर रख लेता हूँ ताकि मैं इधर का पार्ट इरेज करके आपको बता सकूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं गर्मी भी बहुत है, इसलिए मुझे बार बार इसी इन्वायरमेंट में वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं फ़ैन को ऑन कर दूंगा ना तो बहुत ही नॉइज़ को ये कैच कर लेगा, और एडिटिंग का मैं फिर बहुत समय लग जाएगा, तो वीडियो देर से आएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए वीडियो मैं देर से लाऊं। चलिए देखिए, उसके बाद मैंने छोटे वाले ट्रायंगल में कर लिया, जो भी वैल्यू मेरी थी निकल गई, वहाँ मैंने उसे लिख लिया। आप बड़ा वाला ट्रायंगल की ओर बढ़ते, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या देख लीजिए। अब बड़ा वाला ट्रायंगल पहचानेंगे कैसे, आपकी किसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं या उसका बात कर रहे हैं। देखिए अब इसमें पहचानना कुछ भी नहीं है, 45 डिग्री है ना, अब 45 डिग्री ये है, ठीक है। तो आप इस वाले को लीजिएगा, मैं बता देता हूँ किस वाले को, इस वाले को, ठीक है। इस वाले को लिया, इस वाले को क्यों नहीं लिया, इस वाले को भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर इस वाले को लीजिएगा ना तो यहाँ पर जो 45 डिग्री इसके सामने वाला ये हो गया, अगर आप इस वाले को लीजिएगा तो इसके सामने वाला ये हो गया। बात तो एक ही पड़ रहा है ना, तो आप कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में ले लिया, तो जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है हर बार की तरह। देखिए टेन थीटा का वैल्यू रख देते हैं हम, सॉरी 45 डिग्री है ना, तो थीटा का वैल्यू हम रख देते हैं 45 डिग्री बराबर लंब। अब देखिए लंब पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम है, 90 डिग्री से कोई भी एंगल कम है, तो उस एंगल को पकड़िए। देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ 45 ही दिख रहा है जो कि 90 से कम है, ये वाला तो 90 डिग्री है। अब 45 डिग्री का सामने वाला जो वो भी भुजा होगा वही हमेशा लंब होगा, यानी कि 7 मीटर यहाँ पर लंब है, 7 मीटर लंब हो गया। आधार के तौर पे हमारा हो गया है BC, ये जो BC है वो आधार के तौर पर हो गया है। AC क्यों नहीं होगा, वो तो कोई भी बता देगा कि 90 डिग्री का सामने वाला हो जाता है वो कर्ण हो जाता है। चलिए अब जो BC है उसको तो हमने y मान रखा था ना, तो हम y लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है बराबर 7y, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, y बराबर 7 आ गया हमारा। अब देखिए हमको निकालना है x का वैल्यू। अगर हम x निकाल लेते हैं ना तो हमारा ये जो बचा खुचा पार्ट है उसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा केबल टावर का ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो हमको ई वैल्यू को x में चेंज करना। देखिए तो x बराबर क्या था, x बराबर था y√3, तो x बराबर y का जगह वैल्यू बैठा देते, तो 7√3 मीटर। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, x का वैल्यू हमारा निकल गया। अभी देखिए x का वैल्यू निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सवाल ही पूरा का पूरा बन गया, अभी भी थोड़ा बाकी है बनाना। क्या बनाना बाकी है, x हम लोग यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ माने थे, यानी कि ईडी का ही लंबाई है ये। अब पूरा का पूरा लंबाई केबल टावर का इसी है। तो देखिए मैं भी इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर कहीं पर, x बराबर 7√3 आ गया मीटर। ये मेरा पूरा आंसर है। यहाँ तक का प्रोसेस आप देख लीजिए, वहाँ आपको बार बार उतारना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आपको पूरा ये स्टेप लिखना पड़ेगा, इसका बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो देखिए ये हो गया ना। अब मैं इधर का पार्ट को मिटा देता हूँ, तो इधर का पार्ट को कर देते हैं फटाफट से इरेज। देखिए इरेज मैंने कर दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा ना कि वो पूरा का पूरा जो लंबाई था लिख लेते हैं कि केबल टावर, ठीक है, की ऊंचाई वो जो था वो पूरा का पूरा EC था, ठीक है, EC था। देखिए EC किस किस पार्ट से मिलकर बना है, तो एक पार्ट है पहला ED, दूसरा पार्ट है DC। तो EC
बराबर ईडी हम x माने थे, x का वैल्यू भी अब आ गया है, पहले हम लिख लेते हैं x, ठीक है, ताकि टीचर को भी समझ में आए। जो DC है वो हमारा 7 मीटर ऑलरेडी हमको पता है, x का वैल्यू रख लेते हैं 7√3, अब तो हमको पता चल गया। और ये 7, दोनों में 7 कॉमन चला गया तो बच गया √3 + 1 मीटर। हमारा आंसर आ गया केबल टावर की ऊंचाई। देखिए मैं आपको हमेशा से बताऊंगा कि चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप दोनों भाषाओं में ही सीखें और मुझसे सीखें, क्योंकि टर्म समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल बनाने से भी ज़्यादा। ठीक है, अगर आप समझ गए कि किस सवाल को मैंने किस तरीके से बताया है तो आप किसी भी लैंग्वेज के हो अपने लैंग्वेज के हिसाब से लिख देंगे, ठीक है, और बना देंगे, इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए हम आपको 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल आप बोर्ड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वहाँ जो सवाल दिख रहा है आपको उसमें क्या करना है, आप पहले गौर से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और पहले पढ़ लीजिए, फिर मेरा फिगर समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको। बोला है कि समुद्र तल से 75 मीटर एक ऊंचा लाइट हाउस बना देते हैं। ये मैंने एक ऊंचा लाइट हाउस बना दिया जो कि 75 मीटर ऊंचा है। 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस मैंने बना दिया। अब उसका शिखर से, यानी कि जब लाइट हाउस के एकदम ऊपरी हिस्से पर आप खड़े हो जाओगे तो आपको दो ठो समुद्री जहाज दिखेगा एक ही साइड में। ठीक है, इसका बारे में बाद में बताया गया है, एक ही साइड में दो जहाज आपको दिखेगा। तो मैं दो जहाज को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद क्या बोला है कि लाइट हाउस का शिखर से आप जब देख रहे हैं तो जो दो समुद्री जहाज है उसकी अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण का मतलब हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तभी अवनमन कोण बनता है, आपको ये याद रखना है। जब आप ऊपर, तो यहाँ तो खड़े हैं ही आप, यहाँ से इन दोनों की ओर देखते हैं तो एक 30 डिग्री का बनता है, एक 45 डिग्री। अच्छा, आपको सोचना है कौन सा 30 डिग्री बनेगा कौन सा 45 डिग्री। पर अवनमन कोण में एक बात ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए तो ये मेरा अवनमन कोण यहाँ पे 30 यहाँ 45 नहीं बनता। एक आपको इमेजिनरी सीधा लाइन लेना पड़ेगा, ऐसे ले लिए। आप देखिए 30 डिग्री 45 डिग्री, तो देखिए दो एंगल बनता है मेरा यहाँ पे। पहला एंगल हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और एक बनता सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें 30 कौन है और क्या बोला है 45 डिग्री कौन है। देखिए जो ज़्यादा ढाल रहेगा, मान लो आपके सामने ये वाला भी ढाल दिख रहा है, ये वाला भी ढाल, आपको एक फिसलन पट्टी का जैसा यहाँ से आपको फिसलना है। ये ज़्यादा ढाल है, ये कम ढाल है ना, तो जो कम ढाल है वही हमेशा कम एंगल होता है। कम ढाल कम एंगल, ज़्यादा ढाल ज़्यादा एंगल। तो 30 डिग्री यानी हो जाएगा हमारा ये वाला हिस्सा, और 45 डिग्री हो जाएगा ये वाला हिस्सा। ठीक, अब अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण मैंने बता दिया कि आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ से ये 45 डिग्री आपस में बराबर हो जाएगा और ये वाला 30 डिग्री आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से मैंने कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 डिग्री बराबर अल्टरनेट एंगल्स एकांतर कोण, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री आपस में बराबर। ओके, अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे तो खड़ा तो है, पीछे मैंने बना भी दिया है। अब बस दूरी निकाल देना है उन दोनों के बीच का, यानी इन दोनों के बीच का दूरी निकालना, यानी यही जो डिस्टेंस है वो हमें निकाल देना है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, पहले सबसे पहले पॉइंट का नाम लिख देंगे वरना बड़ा गड़बड़ होगा। ए बी, और इसको मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर सी, यहाँ लिख देते हैं डी। अब छोटा वाला ट्रायंगल बोले तो ट्रायंगल ए बी सी में आपको जो नहीं दिया हमेशा मान लेना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, देखिए 45 डिग्री है, बराबर लंब 45 डिग्री का जो सामने है वही लंब है, 75 मीटर हमारा लंब है। अब बेस देखिए यहाँ तो है कि बेस हमको यानी कि BC पता नहीं है, ठीक है, BC हमको पता नहीं है,
तो आप चाहेंगे तो BC को इस तरह भी रख सकते हैं, मैं इसी तरह रख देता हूँ आपके सुविधा के लिए। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है 75/BC, यानी कि जो BC बराबर, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपका आता होता तिरछा तिरछी गुना, इसको इससे गुना कर दिया, इसको इससे, तो BC बराबर आ गया हमारा 75, जो भी यूनिट है मीटर, तो मीटर आ गया। यहाँ लिख लेते हैं साइड में BC बराबर 75 मीटर, आपको ध्यान रहेगा। अब बोर्ड को पॉज करके, मतलब वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हुआ है तो किस तरीके से बना। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सीधा सीधी बढ़ेंगे हम अपना बड़ा वाला ट्रायंगल की तरफ। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, तो ADB, आप उसको ABD भी बोलो, तो ट्रायंगल ADB में, ठीक, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए 30 डिग्री। लंब का वैल्यू हमेशा तो एक ही होगा, वो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए जो लंब यानी परपेंडिकुलर है 30 डिग्री के सामने 75 पे, तो 75 हो जाएगा। आधार पूरा DB होगा, क्या होगा आधार पूरा, BD या DB जो भी बोलिए। 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75/BD। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा की तरह कर देते हैं, तो BD बराबर आ गया हमारा 75/√3। कितना आ गया, 75/√3 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं BD बराबर 75/√3 मीटर। अब इसको भी रेस कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा काम हो चुका है हमको मिटा लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए हमको निकालना था क्या, एक जहाज का पीछे जो दूसरा जहाज, उन दोनों के बीच में दूरी देख लीजिए, बोर्ड पर भी आपको सवाल दिख रहा है, यानी हमको DC निकालना है ना, तो DC निकालना है। देखिए DC निकालना है, और DC बराबर क्या हो जाएगा, DB जो पूरा का पूरा DB है, अगर उसमें से हम BC घटा दें तो आ जाएगा ना, तो DC बराबर DB का वैल्यू देखिए, DB BD एक ही बात है, 75/√3। 75/√3 में से क्या घटा दें, BC घटा दें, BC बराबर 75 है, बस 75 कॉमन ले लीजिए, आ गया √3 - 1 मीटर। दशमलव में दे देते, √3 का वैल्यू 1.732 रख दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 13 नंबर सवाल में जो पूछा है हम लोगों ने बना दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 14 नंबर सवाल किस तरीके से बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए आपको 14 नंबर सवाल दिख रहा है बोर्ड पर, आप वीडियो को पॉज करके पहले उसे पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही सवाल पे आइए। देखिए लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, यानी कि वर्टिकली हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। वर्टिकली का मतलब होता है जमीन से एक सीधा लाइन इस तरीके से है, ठीक है, और वर्टिकली का मतलब इस तरीके से होता है, किसी चीज़ पर खड़ा, मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब जैसा खड़ा, ठीक है। तो वर्टिकली माने कि क्षैतिज रेखा में वो देखती है एक गुब्बारे को उड़ते, देखती है कि पहले जब वो गुब्बारे को देखती है अपनी आंखों से, ठीक है, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण होता है। जब आप ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। कुछ समय के बाद उसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो मैं पहले फिगर बना देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। मैं फिगर बना देता हूँ। तो हमने लगभग बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1.2 मीटर लड़की की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, और जो बैलून है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ज़मीन से, यानी कि 88.2 मीटर उड़ता है वो ज़मीन से। और जो पहला जब वो देखती है लड़की तो बनाता है एंगल हमारा 60 डिग्री, और अगले बार में 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया 30 डिग्री। तो नाम रख लेते हैं ए, अच्छे से इससे मिटाकर, ABCD और E। देखिए अब मैं बताता हूँ आपको मैंने फिगर किस तरीके से बनाया। वो लड़की जब बलून को देखती थी तो वो E पॉइंट पे था पहले की ओर, ठीक है। तो A से लेकर E पॉइंट पे जब देख रही है तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान दीजिएगा ये जो 60 डिग्री का एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए आता है, तो 60 डिग्री का एंगल पूरा है, ऐसे मैं लिख देता हूँ आपको बेटर समझ में आएगा। 60 डिग्री वहाँ से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है।
समझ में आया? यानी कि EAB एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और जो DAB या DAC दोनों बोलो, वो है आपका 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, अच्छा देखिए अब क्या करना है। अब बोला है कि वो अपने सर, देखिए हमारी आंखें हमारे सर में होती है, वो अपनी आंखों से देखती है जब एंगल को, तो ये 1.2 मीटर इसका हाइट कोई काम का नहीं है, तो जो बचा हुआ हाइट है यानी कि DC है, DC है हमारा कितना, DC यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा DC हमारा 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटा लेते हैं तो 87 मीटर, जो कि हमारा हाइट का ज़रूरत है। DC आ गया हमारा 87 मीटर। अब लिख लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल में, ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल का नाम है ABE, तो ट्रायंगल ABE में, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो tan थीटा का जगह पे कितना हो गया हमारा 60 डिग्री बराबर लंब, लंब अच्छा लंब कितना है, तो लंब का मतलब हो गया ये 60 डिग्री के सामने ये जो EB है, EB और DC दोनों तो आपस में बराबर है, 87 मीटर ही है। और जो आधार है, आधार का मतलब AB का बात कर रहा है हमारा, किसका बात कर रहा है, AB का, आप उसे y मान लो, y मान लो, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 87 बाई वाई, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो y इज इक्वल टू 87 बाई √3 आ गया, कितना आ गया 87 बाई √3। यहाँ रैशनलाइजेशन यानी प्रमेयीकरण कर देते हैं हम जल्द से जल्द। देखिए प्रमेयीकरण करने के बाद क्या किया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 काट देते हैं तो 3 दूनी के 6, 8 में 6 गया 2, 3 9 27, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 29 √3। अगर जिसको प्रमेयीकरण नहीं समझ में आता, मैं अपने वीडियो में हर बार बताता हूँ, जो नीचे में दिख रहा है, जो भी नीचे में ये दिख रहा है, ये वाला जो √3 का सिर्फ बात कर रहे हैं, उसी से ऊपर नीचे आप गुना कर दो, क्योंकि ये कट जाएगा तो ऐसे भी तो नहीं रहेगा, वो लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर लिख लेते हैं 29 √3 मीटर। लिख लेने के बाद मैं इतना पार्ट को इरेज कर देता हूँ फटाफट से। इतना पार्ट को इरेज करने के बाद हम बढ़ेंगे अपने बड़े वाले ट्रायंगल की ओर। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम देख लीजिए आप क्या है। बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है ACD में। तो ACD में क्या करेंगे, फिर tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। अच्छा लंब कितना है, लंब है 87 हर बार की तरह, और आधार, आधार इसमें क्या, देखिए बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, यानी कि DAC का बात कर रहे हैं, तो DAC या ACD जो भी हो, तो AC का बात कर रहा है ना, तो हम उसको डायरेक्टली पूरी AC ही लिख देते हैं, आपको इजी होगा इससे बनाने में। देखिए इसका 1/√3 वैल्यू होता है tan 30 डिग्री का बराबर 87 बाई AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC इज इक्वल टू 87 √3 आ गया। कितना आ गया 87 √3, यहाँ लिख लेते हैं कहीं पर 87 √3। उसके बाद हम इसको मिटा लेते हैं, अब देखना है आपको क्या क्या करना होगा, बस कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। AC का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक निकल गया ना 87 √3। अब हम अगर उसमें से AB घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा बताइए, तो AB घटा देते हैं तो हमारा निकल जाएगा BC। अच्छा AB जो है यहाँ पे लिखना हम भूल गए थे, आप लोगों को समझ लीजिए, ये जो y माने थे वो AB को ही माने थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को BC का वैल्यू निकालना है, तो टोटल AC में से AB को घटा दीजिए, तो BC बराबर AC टोटल कितना है, देखिए AC है 87 √3, उसमें से हमको क्या घटाना है AB कितना है, देखिए AB है 29 √3, तो घट गया 17 में से 9 गया, आ गया 8, बहुत गर्मी है, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, तो 58 √3 मीटर। देखिए ये जो BC का वैल्यू आया, इसे आप कैसे समझे, बैलून कितना ट्रैवल किया, जो BC है वो ED का बराबर है ना, कैसे बराबर है, हम बताए थे ना कि कोई भी रेक्टेंगल होता है, कोई भी आयत होता है, तो आमने सामने का जो साइड होता है बराबर होता है, जो ED होगा वही BC होगा, तो अगर BC निकाल लिए तो ED भी तो वही बराबर है, तो ED बराबर ही तो है क्या BC, और वही तो है 58 √3, यानी बैलून कितना ट्रैवल किया, यहाँ आप लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट कि बैलून ट्रैवल्ड 58 √3 मीटर, यानी कि बलून ने यात्रा की 58 √3 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 14 नंबर सवाल। तो हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए ये है आपका 15 नंबर सवाल। बोर्ड पर आपको सवाल दिख रहा है और वहाँ पर मैंने पहले से ही एक फिगर बना कर रखा है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।
देखिए बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब एक सीधा रोड है जो कि डी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाता है, डी से लेकर बी पॉइंट, जहाँ पर एक मीनार खड़ा है ए बी, मीनार मतलब टावर, ठीक है। एक रोड जाता है डी पॉइंट से बी तक जहाँ की जाके ख़त्म होता है और वहाँ पर एक टावर खड़ा है ए बी। क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर पर एक खड़ा है आदमी, इसके ऊपर में यानी ए बिंदु पर एक आदमी खड़ा है जो कि कार को जब पहला बार देखता है डी पॉइंट पर तो 30 डिग्री का एंगल पे देखता है, ठीक, यानी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से हम बना दिए, तो ये जो इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये 30 डिग्री होगा ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होता है आपको मैंने बताया, यहाँ एक काल्पनिक रेखा मान लीजिए, जिस पॉइंट तक देख रहे हैं बस इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो एंगल है, ओके। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है कि वो 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगली बार देखिए क्या बोल रहा है बोर्ड पर, क्या बोल रहा है कि 6 सेकंड बाद जैसे ही वो कार को देखता है वो इस पॉइंट पर पहुंच चुकी है और उसका एंगल भी चेंज हो चुका है 60 डिग्री। ये तो आम सी बात है, यहाँ पर ढाल ज़्यादा था तो कम एंगल, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ढाल कम था तो कम एंगल और ढाल ज़्यादा था तो ज़्यादा एंगल, ओके। अब देखिए हमको बताने बोला है कि वो मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा। इसका मतलब है कि डी पॉइंट से जब सी पॉइंट तक तो चल लिया ना, अब सी पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको चलने में कितना समय लगेगा, सी पॉइंट तक चलने में उसको कितना समय लगेगा। तो बनाना बहुत ही सिंपल है, पर ये बहुत ही हटके रूल है, ठीक है। देखिए ध्यान से, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा। कहीं भी एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना, हम जो रूल अपनाते हैं हर बार की तरह, दो ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल का ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब की जगह ए बी और आधार की जगह बी सी, तो tan थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, इसका वैल्यू √3 इज इक्वल टू ए बी बटा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए बी का वैल्यू आ गया बी सी √3। ए बी का वैल्यू क्यों निकाले, ए बी का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों में ए बी कॉमन है, तो हम वो दोनों इक्वेशन को बराबर कर सकते हैं ना, इसलिए। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में, ए बी बराबर बी सी √3 मीटर, ऐसे लिख लिया बराबर करके बगल में। अब हम जल्द से जल्द चलते हैं अपने बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी डी, उसमें tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, देखिए 1/√3 हो गया 30 डिग्री का वैल्यू। अब इसके लिए लंब क्या है भाई, ए बी ही है, और आधार। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर आपको दोनों लिखना है डी सी प्लस बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी सी प्लस बी सी, अब बट्टा में √3, मतलब हम सिर्फ इसको इधर लेके गए ताकि ए बी का वैल्यू निकल सके, इसको भी इधर लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर आ गया डी सी प्लस बी सी बट्टा में √3। ये करना बहुत ही ज़रूरी था ए बी का वैल्यू, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि किस तरीके से बना है। अब हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए अब मेन पॉइंट समझने का यहीं से है, ये दोनों ए बी एक ही वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक दोनों को बराबर भी लिख सकते हैं, दोनों है तो हाइट में एक ही चीज़ ना। तो अगर बराबर कर देते हैं तो जो बी सी √3 है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी सी प्लस बी सी बटा √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ गया 3bc। अब कैसे 3bc आ गया, √3 को √3 से गुना कर दिया तो आ गया 3, तो 3bc हुआ ना, इज इक्वल टू डी सी प्लस बी सी। अब bc एक साइड ले आते तो 3bc माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी, यानी कि 3bc में से bc घटा दे तो सॉरी यहाँ 2bc होगा, यहाँ गलती से सी भी लिखने जा रहा था। ये देखिए 2bc बराबर डी सी, यानी कि ये जो हमारा जो डीसी आया ना, ये डीसी ये इस बीसी का वैल्यू का दोगुना है। इसका मतलब मैं अभी एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये जो डीसी का वैल्यू अगर मान लीजिए 6 रहता, कितना रहता 6 रहता, तो बीसी का वैल्यू उसका आधा ही रहता, 3 ही रहता, यानी वैसा 2 बीसी मिलाएंगे तब जाके मेरा 1 डीसी बनेगा, बस यही बात बोला है, ठीक। इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर साइड में 2bc इज इक्वल टू डी सी, हम एक इक्वेशन निकाल के ले आए। अच्छा अब देखिए को क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझिए। टाइम एंड डिस्टेंस जो भी पढ़ा है, या चाल और दूरी जिसको बोलते हैं, याद रखना है इस सवाल में। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि वेलोसिटी या फिर
वेलोसिटी या फिर स्पीड भी बोल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये फॉर्मूला सबको याद है ना, ये फॉर्मूला सबको याद है। देखिए सवाल में एक जगह मेंशन कर दिया, बोर्ड पे आप देखिए मेंशन कर दिया। क्या मेंशन किया है कि वो समान चाल से चल रहा है, यानी कि सब समय उसका स्पीड सेम रहेगा। यानी कि जब वो डी पॉइंट से सी पॉइंट तक चल रहा था तब भी स्पीड एक ही था, और सी पॉइंट से बी पॉइंट तक चल रहा था तब भी स्पीड एक ही था। तो अब जब डी पॉइंट से सी पॉइंट तक चल रहा है तब देखिए हम कैसे निकालेंगे। तो स्पीड एक था तो हम स्पीड निकाल लिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था डी से सी तक चला ना, तो डिस्टेंस हो गया डी सी अब बटा टाइम। टाइम देखिए वहाँ बोला है बोर्ड में, आप देख लीजिए सवाल में बोला है कि 6 सेकेंड बाद कार पहुंची थी सी पॉइंट तक, यानी वो 6 सेकेंड तक चला। तो स्पीड आ गया हमारा डी सी बटा 6। अब स्पीड आ गया तो अगला वाला स्पीड निकाल लेते हैं, अगला वाला स्पीड निकाल लेते हैं सेकेंड केस का। सेकेंड केस में देखिए स्पीड बराबर फिर हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस बाय टाइम लिख लेंगे, इसको हम डी1 लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में ईजी रहे, और इसको टी1 लिख लेते हैं, आप लोग समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ डी2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डी2 लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं टी2। तो S इज इक्वल टू डी2। डी2 का मतलब हो गया सी पॉइंट से जब बी पॉइंट की ओर चला। देखिए अब ये तो साधारण सी बात है, जब डी से सी चल रही है तब सी से बी का बात हो रहा है, तो यहाँ हो गया बी सी। बी सी इज इक्वल टू जो टी2 है, टी2 कितना है, टी2 तो हमको नहीं पता है कि जब वो सी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक चला तो उसको चलने में कितना टाइम लग गया, नहीं पता था। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड बराबर है ना आपस में, आखिर एक यूनिफॉर्म वो स्पीड से चल रहा, समान चाल से चल रहा। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे 60 का स्पीड से, आप डी पॉइंट से सी पॉइंट तक गए, और फिर 60 का ही स्पीड से सी पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो दोनों का दोनों बराबर भी तो बोल सकते हैं। यानी कि डी सी बटा 6 बराबर बी सी बटा टी2। अब देखिए यहाँ पे ही समझना है कि कुछ ही नहीं करना है, मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूँ, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो मैं ये पूरा पार्ट इरेज कर देता हूँ। ओके, देखिए डी सी बटा 6 बराबर बी सी बटा टी2 हो गया ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी सी बटा 6 बराबर बी सी बटा टी2। तो डी सी बटा 6 बराबर बी सी बटा टी2 यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखिए वहाँ पे बोला है कि डी सी का बराबर होगा 2BC, तो डी सी का बराबर 2BC रख दिए, बटा 6 बराबर BC बटा में टी2। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करना होगा, वरना एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा कि डी सी बराबर 2BC, ऐसे मेंशन करना होगा। अब देखिए BC से BC कट गया, एक ही साइड पर एक ही जगह था, दोनों ऊपर के ऊपर ही था ना, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2T2 बराबर 6 के साथ इधर कुछ नहीं, तो 1 6 कम 6, तो T2 बराबर 6 बटा 2 काट दीजिए, T2 बराबर आ गया 3 सेकेंड। T2 है टाइम, यानी कि सी पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारे चलने में बस 3 सेकेंड लगेगा। बस इतना ही था सवाल में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और अंतिम सवाल की तरफ, इसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने लास्ट और अंतिम सवाल की तरफ। देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन पूरक कौन है। मतलब क्या है, इस सवाल को पढ़कर आपको क्या समझ में आया। पहले मैं फिगर बना देता हूँ। एक टावर है, उससे 2 पॉइंट्स है, और दोनों पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एक इस पे भी एक इस पे भी। पहला पॉइंट 4 मीटर दूर है, जबकि दूसरा पॉइंट टोटल 9 मीटर दूर है। ओके, अब देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वो जो दोनों एंगल है वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर भी उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट हर बार की तरह मिल जाएगी, आपको मैथ की पूरी प्लेलिस्ट, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, उसके ईजी ट्रिक्स बताए हैं ताकि आपको याद रह सके, बहुत ही ईजी तरीके से, किसी से भी अच्छे तरीके से मैंने बताया है उसमें। देखिए इसमें मैं इसे थीटा मानता हूँ, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। क्या हो जाता है, हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि होता है हमारा पूरक कोण, यानी कि जब दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री आए। अब थीटा का मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, मान लीजिए 30 डिग्री है, तो अगला एंगल होना चाहिए 90 में से 30 घटा दिया तो 60 डिग्री। देखिए दोनों का ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाता है, इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण भी बोला जाता है। तो चलिए इतना हम समझ गए, हम एक थीटा मान लिए तो दूसरा आ गया 90 माइनस थीटा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ABCD हर पॉइंट का नाम लिख दीजिए, इसका हमको हाइट निकालना है इसलिए इसे x मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम,
करना कुछ भी नहीं है, हमेशा की तरह छोटे वाले ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में, ओके, ट्रायंगल ए बी सी में तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। देखिए यहाँ पर थीटा का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए इसी तरह छोड़ दिए हैं। लंब का मतलब हो गया x, आधार का मतलब हो गया हमारा 4 मीटर। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू 4 tan थीटा लिख लिया। देख लीजिए आप लोग, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को समझिए। इसके मैंने यहाँ तक कर दिया ना। अब देखिए अगला वाला लाइन करते हैं। अगला वाला लाइन क्या करना है, अब हमने छोटा ट्रायंगल के बारे में कर लिया, बड़ा वाला ट्रायंगल के बारे में चलते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम ए बी डी में। तो देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल में tan, वहाँ थीटा नहीं है, वहाँ क्या है 90 माइनस थीटा। देख लीजिए tan 90 माइनस थीटा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इसे भी 90 माइनस थीटा या थीटा मानते तो कोई गलत नहीं होता, पर अगर सवाल में बोल दे कि क्रमशः, ठीक है, मतलब लाइन बाय लाइन, अगर ये थीटा 90 माइनस थीटा तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा वैसा ही। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा बराबर भी लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब का जगह x और आधार का जगह पूरा का पूरा 9 मीटर का है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ से कंफ्यूज हो जाता है कितना लोग, मान लीजिए खुद से जब बनाने बैठते सवाल ना, तो यहाँ से गलती हो सकती है आप में से क्या करेंगे, किसी तरह से छोड़ सकते हैं। हम क्यों छोड़ेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर, आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में नहीं पढ़े थे कि cot थीटा होता है ना, बराबर x बटा 9। इसको इधर ले जाइए तो 9 cot थीटा बराबर x, यानी कि x बराबर आ गया 9 cot थीटा, आ गया ना। अब मैं इसे भी इरेज कर लेता हूँ, देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मानने के बाद हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को गुना कर देते हैं, तो लिख देते हैं 1 और 2 को गुना करने पर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो लेफ्ट भी गुना होगा, राइट भी गुना होगा, तो x गुना x इज इक्वल टू 4 tan थीटा मल्टीप्लाइंग बाई 9 cot थीटा। तो x को x से गुना किया एक्स स्क्वायर, 4 को 9 से गुना किया आ गया 36 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखिए एक दूसरे के उल्टे है तो 1 होगा, जिन्हें नहीं समझ में आता है ऐसे भी समझ सकते हैं। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan थीटा भी तो लिख सकते हैं। ये दोनों कट गया तो 1 ही ना आया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स बराबर इधर रूट में चला गया, तो एक्स का वैल्यू 36 का रूट क्या आता है 6, तो 6 मीटर। देखिए हम हाइट माने थे ना 6 मीटर, और सवाल में देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है साबित करना 6 मीटर, तो हमने साबित कर दिया 6 मीटर। तो बस आखिरी वीडियो यहीं तक थी। अब दोस्तों मैंने पूरा का पूरा जो है हाइट एंड डिस्टेंस का प्लेलिस्ट आपको बना के दे दिया, पूरा का पूरा जो मेरा त्रिकोणमिति सीरीज है मैंने ख़त्म कर दिया है। आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, सारा का सारा ईच एंड एवरी वीडियो मिल जाएगा, उस पर एनसीईआरटी का हर तरह का सॉल्यूशन है। इसके बाद मैं एक वीडियो मैंने बोला आपसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर लाऊंगा, उसमें मैं आपको सिर्फ फिगर बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की वीडियो लंबी बनेगी। उसके बाद ये जो है हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा जो अगला जो पार्ट आएगा वो मेंसुरेशन भी हो सकता है या कोई अदर चैप्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं आऊँगा तो वो मैं पढ़ाऊँगा, तो इसको आप जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करके रखें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा आपको प्रयास अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।